मुझे शेयर कीजिएगा दोबारा से कि वॉइस आपको आ रही है, स्क्रीन शेयर है, रिकॉर्डिंग पे है, हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे हैं, मुझे एक बार बता दीजिएगा। जी चले हम स्टार्ट करते हैं। आज है वो डिवाइडेड किया गया है दो हिस्सों में। एक है, एक में लैंड है, ठीक है, दूसरे में क्या है, वाटर है। अब लैंड और वाटर की जो डिवीजन है, आपको पता है कि लैंड जो है वो 29% है, और जो वाटर है वो आपका कितना है, वाटर आपका 71% है। हमने वाटर को डिस्कस कर लिया था। अब हम आते हैं लैंड की तरफ, क्योंकि जब हमने उसको किया, हमने वाटर को किया, ठीक है। बॉडीज थी जो कि हमने की हैं, ओशंस हैं जिनको पैसा कहा जाता है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और साउदर्न और अंटार्कटिक ओशंस। तो ये जो है ना, ये क्या था, अरब ये ओशंस थे। अब हम आते हैं लैंड की तरफ। अब लैंड जो है वो टोटल कितने है, जो दुनिया जो है उसके ऊपर जो खुश्की है, दुनिया के ऊपर जो खुश्की है वो कितनी है, 29% है। उन 29% में मैं सबसे पहले डेफिनेशन बताना चाहूंगा कॉन्टिनेंट की। तो कॉन्टिनेंट की जो बेसिकली डेफिनेशन है वो क्या है, कि खुश्की का वो टुकड़ा, खुश्की का वो बड़ा टुकड़ा जो कि किससे घिरा हुआ हो, पानी से, ठीक है। खुश्की का वो बड़ा खित्ता जो कि पानी से घिरा हुआ हो, चारों तरफ उसके पानी हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका कॉन्टिनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉन्टिनेंट। अब कॉन्टिनेंट कितने हैं, कॉन्टिनेंट जो है वो टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। हम उनमें से उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे हम वो कवर करेंगे। और जो मतलब कि हमने टाइम उसके ऊपर ज्यादा जाया नहीं करना, जो मतलब कि हमारे काम से रिलेटेड इतना नहीं है कि हम उसके ऊपर टाइम वेस्ट करते रहे। हमने वो करना है जो हमारे पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और जो पेपर में आ चुके हैं या आ सकते हैं, तो हमने वो डिस्कस करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड अफेयर्स के अंदर आपका साथ साथ जो है ना, आपके अफेयर्स भी होते रहेंगे, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो भी होती रहेंगी। और इंशाल्लाह कोशिश हम ये भी कर रहे हैं कि आपकी कि हम इसको करंट अफेयर डेली बेसिस के ऊपर भी हम जो है ना, विद इन ए फ्यू डेज वो भी हम स्टार्ट करने लगे हैं इंशाल्लाह। तो डेली बेसिस के आपको जो करंट अफेयर्स होंगे इंपॉर्टेंट, वो भी आपके साथ हम वीडियो की शक्ल में या उसको पॉइंट की शक्ल में आपको डेली बेसिस पे हम शेयर कर देंगे। तो कॉन्टिनेंट बेसिकली क्या है, ये चार जो है, ये सॉरी 7 जो है खुश्की के बड़े खित्ते। अब कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन है। अब देखिए यहाँ पे आती है कॉन्टिनेंट के अंदर, ये देखिए ये जो है, हमें भी बताना चाहूँ, बेसिकली ये यूरोप और कहते हैं कि दो अलग अलग खित्ते हैं, ये क्या है, कॉन्टिनेंट है। लेकिन यहाँ पे हमने कहा डेफिनेशन क्या आती है हमारी, कि इनके दरमियान में अगर क्या होना चाहिए, चारों तरफ पानी होना चाहिए, बट इनके दरमियान में, यूरोप और एशिया के दरमियान में चारों तरफ पानी जरूर है, बट इन दो कॉन्टिनेंट के दरमियान में नहीं है। तो क्या ये कॉन्टिनेंट हो सकता है या नहीं है? तो कॉन्टिनेंट है बेसिकली। इनको क्या कहा जाता है, इन दोनों को मिला के कहा जाता है यूरेशिया। इनको क्या कहा जाता है, यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया मिलके क्या करते हैं, यूरेशिया करते बनाते हैं। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे यूरोप में और एशिया के अंदर। फिलहाल जो है ना, हम इसको डिस्कस करते हैं कॉन्टिनेंट को। अब ये देखिए, सबसे पहले चीज है, वर्ल्ड आपके पास क्या है, गोल है। इसमें देखिएगा ये हमारी इक्वेटर लाइन, मैंने बताया था, इक्वेटर में से में से देखिए, ये गुजर रही है आपकी साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये एशिया का कुछ पार्ट है, और इधर ऑस्ट्रेलिया का कुछ पार्ट, ये सारे इधर ऑस्ट्रेलिया के कुछ जजीरे आ जाते हैं कॉन्टिनेंट के। तो ये 4 कॉन्टिनेंट में से इक्वेटर लाइन गुजर रही है। एक दूसरा इसमें आप करना है, ये इक्वेटर है, तो ये आपके क्या, नॉर्थ और साउथ पोल है, जिसको टाइम मेरिडियन कहा जाता है। अब यहाँ पे मैं एक दो चीजें आपको क्लियर करता जाऊं, ताकि आपको पता होना चाहिए कि हेमिस्फीयर्स क्या होते हैं। हमने कहा था जो इक्वेटर लाइन है, ये 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होती है, नॉर्थ, दूसरा कहता है प्राइम मेरिडियन करती है वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। अब ये आपको पता होना चाहिए कि आपका वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर कौन सा है, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर कौन सा है। क्योंकि आगे जब हम कोई कंट्रीज पढ़ेंगे या कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, उसमें वो देता है पॉइंट, या आपसे पूछ सकता है कि ये कॉन्टिनेंट कौन से हेमिस्फीयर में पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम साउथ एशिया को शुरू करेंगे, तो इस लिहाज से जो ना, मैं आपको थोड़ा सा चंद पॉइंट है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे है,
नॉर्दर्न और वेस्टर्न, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। क्या आएगा? नॉर्थ वेस्टर्न। अब साउथ अमेरिका की तरफ, तो ये नीचे साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका किस तरफ है? ये और साउदर्न, यानी कि वेस्टर्न साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, थोड़ा सा नॉर्दर्न में है। तो इस तरह थोड़ा सा कह दीजिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो आपका कौन सा है? आपका साउथ अमेरिका है। अब अफ्रीका तो ये भी आता है और भी साउदर्न ईस्टर्न में भी आता है। कि जो ये क्वेश्चन बनते हैं, ये आप भी बैठ के इसको कर सकते हैं। अब हम आते हैं, बेसिकली 7 कॉन्टिनेंट है, हम इनको देख लेते हैं। ये मैंने बताई, ये इक्वेटर लाइन हो गई, ये आपकी प्राइम मेरिडियन होगी। अब ये देखिए, ये आपका सबसे पहले क्या है? नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा ओशियन है, वो पूछ सकता है। वेस्ट में कौन सा है? ये पैसिफिक ओशियन है सारा, ये वाला जितना भी आपको नजर है, ये आपका क्या है? सारे का सारा ये आपका जो है पैसिफिक ओशियन है। तो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये अटलांटिक ओशियन के बाद तो उसके कितने हो गए आपके? देखिएगा 7 कॉन्टिनेंट। पहला, जी, जी वॉइस का इशू आ रहा है सबको ये? अच्छा चले, वॉइस क्लियर आ रही है? चले, कि नेटवर्क आप अपना देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा। मैं रिकॉर्डिंग के ऊपर भी है, डोंट वरी, आपको जो है रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी इसकी। तो मेरी कोशिश है कि नेटवर्क बेहतर हो। अगर कोई इशू आ रहा है तो मैं मज़ीद मेहनत करने करता हूँ। मेरे पास फिलहाल ठीक है। अ, मुझे और भी बताइएगा, अब सही आ रही है वॉइस? जी, अभी भी है? नहीं, चलो ठीक है, अब इशू नहीं है, हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से। अच्छा, मैंने बताया ये कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7 हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। तो ये 7 जना कॉन्टिनेंट है और ये तरतीब से दिए गए हैं, ये जो दिए गए हैं तरतीब से। सबसे पहले क्या है आपका? एशिया। ये रकबे के लिहाज से दिए गए हैं और आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट क्या है? एशिया है। उसके बाद अफ्रीका है। उसके बाद आपका नॉर्थ अमेरिका आता है, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और एंड में ऑस्ट्रेलिया। वो हमने बीच में ग्रुप में भी शेयर किया था कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो पूछता है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो है वो कौन सा है? आपका ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा एशिया है। अब ये मेन पॉइंट थे आपके कॉन्टिनेंट के हवाले से, ताकि आपको समझ आ जाए। उसके अलावा ये देख लीजिएगा कि 7 कॉन्टिनेंट है और कितने कंट्रीज हैं। वैसे 195 कंट्रीज हैं टोटल, बट जो एग्जैक्ट फिगर पेपर में दी जाती है, क्योंकि हमेशा वो वैल्यू दी जाती है जो अथेंटिक और जो यूएन और रजिस्टर्ड जो कंट्रीज हैं, वो 193 हैं। पेपर में अगर पूछ लेता है कि दुनिया के अंदर टोटल कितने कंट्रीज हैं, तो 193 हैं। ठीक है। उसके अलावा उसमें है आपका एक वेटिकन है आई थिंक, और दूसरा जो क्लियर है आपका फलस्तीन है। फलस्तीन है और दूसरा वेटिकन है। तो ये जो है ना, ये कंट्रीज हैं जिनको तस्लीम नहीं किया गया। बाकी जो है वो 193 जो है। मैं फलस्तीन का तो क्लियर है, मुझे थोड़ा सा डाउट है वेटिकन का, वो मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा कि 195 वहां कौन सा। 93 यूएनओ से क्या है, रजिस्टर्ड है कि ये उनको यूएनओ तस्लीम करता है। 193 ममालिक है, आपने आंसर 193 का देना है। इसके अलावा दुनिया में कितने लैंड सर, लॉक्ड दो कंट्रीज हैं? ऑब्जर्वर कंट्री है। टोटल 193 है, लेकिन दो ऑब्जर्वर है। जी जी, मैं वही ऑब्जर्वर है, शायद मुझे उसमें जो है ना वो कहने में हो गया हो कि ऑब्जर्वर कंट्रीज है, नो डाउट ऑब्जर्वर है।
वो एक फ़लस्तीन है, एक और है। आई थिंक वेटिकन है, मेरे इसमें माइंड में नहीं आ रहा। बाकी 193 अगर वो पूछते हैं ना पेपर में, तो आपने 193 करना है, ये माइंड में रखिएगा। 195 नहीं करना आपने। ओके है ये बात? जी सर। अगर हाँ, अगर ऑब्जर्वर स्टेट को काउंट करके कहे तो फिर आप 195 करेंगे, अदरवाइज आप 193 करेंगे। उसके अलावा जो टोटल है वो 44 लैंड लॉक्ड कंट्रीज है, 44 क्या है लैंड लॉक्ड कंट्रीज है। ये आपके माइंड में होना चाहिए। पूछता है क्वेश्चन, टोटल वर्ल्ड के अंदर कितने लैंड लॉक्ड कंट्रीज है? 44 है। ये हम कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे सारे कि कौन कौन से हैं। अब उसके अलावा जो टोटल आबादी है तकरीबन 2023 के मुताबिक 8 बिलियन के करीब है आबादी। और 2022 में जो थी वो तकरीबन 7.9 बिलियन थी, इजाफा हुआ है 0.88% का। वो सारी डिटेल नहीं पूछेगा, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट आपसे ये पूछ सकता है कि कितनी आबादी है, तकरीबन 8 अरब है। 8 अरब आबादी यानी कि 8 बिलियन है। यहां तक मुझे बताइएगा, क्लियर है आपका? जी सर। अच्छा जी, अब हम आते हैं, अब हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। देखिए हम करेंगे कॉन्टिनेंट जो है ना, हम करेंगे सारे करेंगे। और कोशिश करेंगे कि एक दिन में हमारा एक कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो जाए। किसी कॉन्टिनेंट के ऊपर 2 दिन भी लग सकते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो इसलिए जो है ना आपने एक्टिव रहना है। मैंने नोट्स जो है ना आपको इस तरह के भेजे हैं ग्रुप के अंदर भी, कि आपका जो मैप है वो आपको कंप्लीट जस्टिफाई करेगा हर एक चीज को, जो पॉइंट्स हम आपको क्लियर कराएंगे। तो मैंने आपको मैप भेजा होगा। ये मैंने रात को बैठ के इसको बड़ा जबरदस्त किस्म का 1-2 बजे तक बैठ के मैंने इसको बनाया है और अपडेट किया। मैंने पहले था बट इसको मैंने अपडेट किया है आप सबके लिए। तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस हवाले से कि आपका जो साउदर्न अमेरिका है वो है क्या। उसके बाद हम कंट्रीज की तरफ आते हैं। साउदर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। जो आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये क्या है मैंने आपको जैसे बताया। हमारा जो ये हो गया हमारा प्राइम मेरिडियन लाइन, और ये हो गया हमारी क्या होगी, इक्वेटर लाइन। तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो साउथ अमेरिका है वो एंटायर किसमें है, वेस्टर्न में। ये देखे ना, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। इधर जो है ईस्टर्न है, और ये क्या है, वेस्टर्न है। ये एक तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। आपको ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, साउदर्न हेमिस्फीयर में देखिए, इसके जो आपकी ये प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट साइड आपकी सारी वेस्टर्न है, ये वेस्टर्न में आ गया। दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि वेस्टर्न में साउदर्न के अंदर है, किसमें है, ये नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये नीचे साउथ है ना, तो वेस्टर्न और साउदर्न में आ जाएगा। और थोड़ा सा पोर्शन मैंने जैसे कि बताया ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये चीज आपको क्लियर हो गई है, ये पॉइंट, साउदर्न नॉर्दर्न। जी सर। अच्छा, अब इसका जो टोटल, इसका जो एरिया है पूरे कॉन्टिनेंट का, वो कितना है, 24 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। 24.71 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है। वो पेपर में पूछता नहीं है, बट ये आपकी डिटेल है। समटाइम अगर पूछ भी लेते हैं, आपके पास जो है ना नॉलेज होना चाहिए इसका, और समटाइम पूछ भी लेता है, क्योंकि एग्जामिनर का नहीं पता कि वो क्या उठा दे, उसके अपने माइंड पे डिपेंड करता है, जो पेपर सेटर होता है। तो इसलिए जो ना आपको पता होना चाहिए, इसका टोटल जो है 24.71 जो है ना इसका मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। और इसकी जो आबादी है, पॉपुलेशन, वो 592 मिलियन है, 69 करोड़ के करीब क्या है इसकी आबादी है इस पूरे कॉन्टिनेंट की। ये 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक जो अपडेटेड थी, मैं वो आपको डाटा बता रहा हूँ। जी, आपको क्लियर हो गया यहां तक? चले अब आगे आइएगा। यहां पर मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा। एक मिनट, ये थोड़ा सा ना, एक मिनट करते हैं, ये थोड़ी सी इसकी सेटिंग का वो हो रहा है।
जी देखिए, यहाँ पे सिर्फ आपको इसका पहले बताना चाहता हूँ कि इस मैप को आपको समझाना चाहता हूँ मैं कि अब क्या है। सबसे पहले आप देख लीजिएगा इसके नॉर्थ साउथ, ये आपका क्या है, मैंने कहा था नाक के बिल्कुल सामने, ये नॉर्थ है, ये क्या है आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है। ठीक है, एक चीज ये क्लियर होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं क्योंकि आप जब कंट्रीज पढ़ेंगे तो वहां से जो है ना आपको क्लियर होगा कि कौन सा कंट्री किस साइड पे है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें अंदर, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब उसके अंदर आप देखिए, जो आपका ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है सारा, इसके वेस्ट में कौन सा ओशन है, ये पूछता है। वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। क्या है इसके वेस्ट में? पैसिफिक ओशन है। ईस्ट में कौन सा है? ये अटलांटिक, ये भी अटलांटिक, ये सारा अटलांटिक ओशन है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? मुझे बताइएगा, हम आगे बढ़ते हैं। जी, मैं इसलिए थोड़ा सा फीडबैक, ताकि आपको अंदाजा हो, ये मुझे अंदाजा हो कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा है या नहीं हो रहा। अब हम आते हैं कंट्रीज की तरफ। टोटल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इससे पहले कि जो कंट्रीज है वो कितने हैं इसके। इसके जो कंट्रीज हैं वो तकरीबन टोटल 12 कंट्रीज है। नॉर्थ साउथ अमेरिका के कंट्रीज कितने हैं? 12 कंट्रीज हैं टोटल। और इसके अलावा दो जो है इसकी वो अदर टेरिटरीज हैं, जिसमें एक जो है वो डिपेंडेंट टेरिटरी है। वो कौन सी है आपकी? वो है आपकी फॉकलैंड है। इसके अलावा मेन जो है वो 12 है। इसमें जो आपकी फॉकलैंड है एक, ये डिपेंडेंट है, ये यूके के अंडर है, ये मैं आगे पढ़ाता हूँ सारा। और इसके अलावा जो की जो चौथी है वो आपकी फ्रेंच गायनिया, फ्रांस के अंडर है। अब अगर हम इनकी बात करें तो ये जियोग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका में है। मैं आप आगे डिटेल बताऊंगा। और जो पॉलिटिकली है, फ्रेंच गायनिया ये फ्रांस के साथ है, फ्रेंच के साथ। और जो आपकी फॉकलैंड है, आइसलैंड, वो यूके के साथ है। तो अब मकसद क्या था आपको बताने का कि 12 टोटल इसकी स्टेट है, सॉवरेन स्टेट, जो कि इंडिपेंडेंट है। एक डिपेंडेंट है और एक इंटरनेशनली है। इंटरनेशनली आपकी फ्रेंच गायनिया हो गया, और डिपेंडेंट आपकी फॉकलैंड हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये इसमें ये पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब हम आते हैं कंट्रीज की तरफ। मैं आपको कंट्रीज पहले बताना चाहता हूँ कौन कौन से कंट्रीज है। मैं जूम करूंगा। अब हम आएंगे इस कंट्रीज के अंदर, ये हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे आगे। और साथ साथ मैं सिर्फ आपको एक बार ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किसके कैपिटल, उसकी करेंसीज क्या क्या है, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि आगे मैप जो है ना वो थोड़ा सा डेंस होता जाए। सबसे पहले कि आपका क्या है, यहाँ पे ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना, ये आपका मैप के अंदर, ये अर्जेंटीना हो गया। ठीक है, ये वाला। तो अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है? ब्यूनस एरीज है। और इसकी पेसो करेंसी है। सिर्फ अभी कंट्रीज देख दें कि कहाँ कहाँ पे, हम आगे डिटेल से करते हैं ये सारे। जस्ट आप कंट्रीज देखें फिलहाल। उसके बाद इसके साथ वाला हो गया, ये चिली है। ये चिली और अर्जेंटीना के हैं, आपस में इकट्ठे हैं। चिली के क्या है? करेंसी पैसो है, और कैपिटल सेंटियागो है। अब हम आगे आते हैं, इसके साथ आ जाए आपका, ये पैराग्वे हो गया, पैराग्वे। और इसकी जो कैपिटल है वो असेंशियन है, और करेंसी गुआरानी है। उसके बाद ये बोलीविया हो गया। बोलीविया जो है इसका कैपिटल लेपाज है, और करेंसी इसकी बोलीवर है या बोलीवेन है। इसके अलावा जो है ये इधर पेरू हो गया। ये फिलहाल कंट्रीज देख लें। पेरू है, पेरू के अंदर जो कैपिटल है लीमा डिस्ट्रिक्ट है, और इसकी करेंसी जो है वो सोल है। उसके बाद आइएगा, आपका जो है ये आ गया इक्वेडोर। इक्वेडोर जो है वो आपका इसकी करेंसी यूएस डॉलर है, इक्वेडोर। और इसका कैपिटल क्या है? क्योटो है। इसके बाद आ जाए आप कोलंबिया। कोलंबिया जो है आपका, इसका करेंसी पैसो और कैपिटल बोगोटो है, बोगोटा है। जी एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जो है इसका कैपिटल क्योटो है, और यूएस डॉलर इसकी करेंसी है। उसके बाद आगे आइएगा, ये कंट्रीज हैं ऐसे, ये कोलंबिया, उसका बोगोटा हो गया,
करेंसी पैसो होगी, और वेनेजुएला इसकी करेंसी बोलीवार होगी, और इसका कैपिटल क्रैकस हो गया। ये गयाना है, गयाना का जो है कैपिटल जॉर्ज टाउन है और इसकी करेंसी डॉलर है। और इसके अलावा जो है सूरीनेम है, सूरीनेम का जो कैपिटल है वो पारामरीबो और करेंसी डॉलर है। उसके बाद फ्रेंच गायनिया, ये है फ्रेंच गायनिया, ये यहाँ पे, ये मैं आपको दिखाऊं तो ये फ्रेंच गायनिया, ये छोटे वाला, ये फ्रेंच गायनिया है। ये फ्रांस के अंडर है, इसकी करेंसी इसलिए यूरो है, और इसका जो कैपिटल है वो सीएन है। अब इसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो ये आपका जो है ये ब्राजील है। ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है ब्राजील, और इसके करेंसी रियल है, और इसका कैपिटल क्या है, ब्रासीलिया इसका कैपिटल है। इसके बाद एक कंट्री है जो कि ये है यूरुग्वे, ये यूरुग्वे है। यूरुग्वे की जो है करेंसी है वो पेसो है, और जो इसका कैपिटल है वो मोंटी वीडियो है। और ये क्या है, आपके फॉकलैंड आइसलैंड है जो कि नीचे है, यूके के अंडर है, और उसकी करेंसी क्या है, पाउंड है, और इसका कैपिटल स्टैनले है। अब ये आपको जस्ट बताने का मकसद ये था कि ये कंट्रीज जो है आपको पता नहीं चाहिए के है, कंट्री है। अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे आगे सारा, इसकी करेंसीज भी पढ़ेंगे, सब कुछ हम डिटेल से देखेंगे। मुझे बताइएगा ये क्लियर है यहां तक? जी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अर्जेंटीना से। में जो हमने इसको स्टार्ट करना है अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना जो है ये आप मैप देख के, ये वाला आपका क्या है, अर्जेंटीना है ये वाला जो शो। अब मैंने इसका सबसे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जो है ये साउथ अमेरिका का दूसरा बड़ा मुल्क है। वो पूछता है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द साउथ अमेरिका कौन सा है, अर्जेंटीना। वैसे भी समटाइम कभी खबरों में आया होता है। वॉइस का सब जी बताइएगा, आ रहा है? जी अब दोबारा क्यों, क्लियर बताइएगा। अच्छा क्लियर नहीं है, मैं दोबारा इसको देखता हूँ, मुझे चेक करने दीजिए सिर्फ। जी बताइएगा, क्लियर। अब बताइएगा अब अब बताइएगा।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब बताएं, क्लियर है? वॉइस ही नहीं आ रही, मैं तो बोल अब रहा तो हूँ। क्लियर है। अब सही है? जी सर। चले आप शुरू करते हैं। वैसे रिकॉर्डिंग आपकी हो रही है तो नो इशू, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा इसका कि ओके होगी सब। तो अच्छा चले हम ये देख रहे थे अर्जेंटीना। मैं आपको बता रहा था अर्जेंटीना ये के पैसों है, लार्जेस्ट साउथ अफ्रीका का। इस प्रेसिडेंट कौन ये जो है इस प्रेसिडेंट जो निलाई है जेब नील। अब फिर कट रही है जी। बाकी को भी यही इशू आ रहा है, बताइए दोबारा। फिर गई। बाकी बताएं निशिद्रा, और आपको इशू आ रहा है मिस बुशरा, आपको भी? सर थोड़ी बहुत ही कटी थी, अब तो ठीक। चले आप बात सुने, ये आपको रिकॉर्डिंग में भी अवेलेबल हो जाएगी, डोंट वरी, ये हो जाएगा आपको रिकॉर्डिंग में। उम्मीद है कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा चले हम आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा इसके जेव निलाई है, इसका कौन सा प्रेसिडेंट जेव निलाई है। अच्छा ये इस वजह से भी थोड़ा सा ये उसमें रहा था खबरों में, अर्जेंटीना हमारे लिए भी अहम था। 2021 के अंदर आपको याद होगा तो 15 सितंबर 2021 को अर्जेंटीना का जो उस टाइम का प्रेसिडेंट था उसने क्या किया था, ऑर्डर किया था JF-17 थंडर परचेज करने के लिए। तो ये पेपर में उस टाइम के करंट अफेयर में भी आया था। अभी कब दिया था, 15 सितंबर 2021 को। थंडर जो है ना खरीदने के वो की थी, डिमांड की थी। लेकिन अब उसके ऊपर और अमेरिका जो है फिर वो करता है न्यू में डील कंप्लीट नहीं हो सकी थी जो मुताबिक ये हो सकता है क्वेश्चन तो वो 12 उसके बाद एक और चीज देखिएगा, अर्जेंटीना पॉप पॉप बैठा हुआ है जो सबसे बड़ा, वो सबसे पहली चीज है कि कहाँ बैठता है, वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा कंट्री भी इसको कहा जाता है, वेटिकन सिटी को। छोटा कंट्री, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा, वेटिकन कंट्री है। और ये इस जो है ये यूरोप के अंदर है। ये अलग से जो है ना ये एक छोटा सा किया गया है, ये ईसाइयों के लिए अलग से एक जो है ना ये स्टेट बनाया गया, कंट्री बनाया गया। और इसमें पॉप बैठते हैं, सारे जितने भी पॉप हैं अब तक आ चुके हैं, इनके पादरी जो होते हैं वो सारे के सारे कहाँ बैठते हैं, वो वेटिकन सिटी में बैठते हैं। इनका जो बड़ा होता है मेन, वो वेटिकन सिटी में बैठता है। इस टाइम जो इनका सबसे बड़ा है वो कौन है, वो मैरियो बर्गिग्लो है। मैरियो बर्गिग्लो ये वेटिकन सिटी के अंदर बैठा हुआ है। बट ये इंपॉर्टेंट इधर क्यों है, क्योंकि ये बेसिकली कहां से बिलोंग करता है, ये अर्जेंटीना से बिलोंग करता है, मैरियो बर्गिग्लो। और ये 266वां पॉप है इस टाइम, जो कि पूरी ईसाईयत जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको क्या कर रहा है, हेड कर रहा है ये। और ये अर्जेंटीना का बिलोंग करता है बेसिकली। और ये 266वां उसका क्या है, पॉप है। उसके बाद जो है आपने सुना होगा चेगवेरा का, अर्नेस्टो चेगवेरा। चेगवेरा जो है ना बड़ा ये रेवोल्यूशनिस्ट था, इनकलाबी था। और फ्रीडम फाइटर भी इसको कहा जाता है, या गुरिल्ला फाइटर भी इसको कहा जाता है।
और ये बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर रहा है और इसने बड़े इनकलाब लेके आया था। ये क्यूबा में लेके आया था और बेसिकली ये कहाँ से था, ये भी अर्जेंटीना का था। तो इस वजह से पूछ लेता क्वेश्चन कि कौन से कंट्री का था, अर्जेंटीना का था। तो ये बहुत ज्यादा इनकलाब लेके आया था, ये ज्यादातर जो है ना ये क्यूबा में लेके आया था कास्ट्रो फैमिली के साथ मिलके, कास्ट्रो फैमिली के साथ। अब ये जो लेके आया था ये क्यूबा के अंदर 1959 में पूछता है, क्वेश्चन पूछ लेता है क्योंकि आपके जनरल नॉलेज के हवाले से, अफेयर्स के हवाले से, कि कब लेके आया था ये चेगवेरा क्यूबा के अंदर। 1959 में लेके आया था, इनकलाब लाया था, रेवोल्यूशन लाया था। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये पाकिस्तान भी आया था। कब आया था? 1959 में ही। ये 1959 में पाकिस्तान भी आया था। आपने देखा होगा कि अक्सर ये जो गाड़ियां वगैरह होती है उनके पीछे बड़ा लिखा होता है, चेगवेरा लिखा होता है, और उसने जो है ना बड़े एक उसका प्रिंट बना होता है तस्वीर का, जिस तरह आजकल इमरान खान का बना होता है, लगाया हुआ है लोगों ने। तो इसका भी बड़ा लगा होता है, इनकलाबी किस्म का बंदा था, तो इसकी सोच वाले इसको बड़ा पसंद करते हैं। तो ये पाकिस्तान भी 1959 में आया था, अयूब खान के दौर में, इरा में आया था। इसको 1967 में जो है ना ये किल किया गया था बोलीविया में। इसको क्या गया था, बोलीविया ये हो गया, बोलीविया में इसको क्या की गई थी, यहाँ पे बोलीविया में इसको गोली मारी गई थी। अब इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट है अर्जेंटीना, किस लिए इंपॉर्टेंट है? फीफा के हवाले से। फीफा जो है वर्ल्ड कप जो होते हैं वो इस बार जो 2022 वाला हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, जो पिछला हुआ है 2022 में, ये एक तो ये कि ये जीता किसने था, फीफा 2022 वर्ल्ड कप जीता था अर्जेंटीना ने जीता था। किससे? फ्रांस से। ये कहाँ हुआ था? कतर में। ये 3-4 क्वेश्चन है जो कि एक ही आपको स्टेटमेंट के अंदर मिल रहे हैं, जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ? कतर में हुआ था। कौन जीता था? अर्जेंटीना जीता था। किससे जीता था? फ्रांस से जीता था। उसके अलावा अब तक अर्जेंटीना कितने फीफा वर्ल्ड कप कितने जो है ना फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है? अब तक अर्जेंटीना कितने फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है? 3 टाइम्स जो है ना वर्ल्ड कप, ये फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है अर्जेंटीना। अब एक और वजह से भी है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और वजह से भी इंपॉर्टेंट है कि मेसी जो है, आपने सुना होगा, बड़ा वेल रिनोन जो है ना फुटबॉलर है मेसी, वो भी अर्जेंटीना से है। तो ये क्वेश्चंस हैं सब, ये पूछते हैं अफेयर्स के अंदर आपके। तो ये वो क्वेश्चन जो किसी ना किसी पेपर में आ चुके हैं। अब क्योंकि फीफा की बात चली है तो हम थोड़ा सा फीफा की हिस्ट्री देख लें, इससे भी पेपर में आ जाते हैं ताकि आपको हाव ना होनी चाहिए। फीफा बेसिकली ये क्या है, एक फेडरेशन थी सॉकर्स की। ये बनाई गई थी, सॉसर जो है जिसको सॉकर कहा जाता है या सॉसर कहा जाता है गेम, तो उसके जो है ना मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, उन्होंने मिलके कहा जी हम फेडरेशन बनाते हैं जो कि प्रेजेंट करेगी किसको, वर्ल्ड फीफा फुटबॉल को। तो फीफा बेसिकली क्या है, इसका एब्रीविएशन सबसे पहले देख लीजिएगा फीफा का, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये एब्रीविएशन भी पेपर में पूछता है। एक्चुअल जो इसका एब्रीविएशन है वो यही है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये क्या है, इसका एब्रीविएशन है। इसको फुटबॉल को सोकर गेम भी कहा जाता है, एसओ डब्ल्यूसीईआर, सोकर गेम भी इसको कहा जाता है। ये फीफा कब फाइंड आउट किया गया था? फीफा जो फाइंड आउट किया गया था ये 1904 में पहली बार फाइंड आउट किया गया था। ये जो ग्रुप्स बैठे थे इन्होंने फीफा कब फाइंड आउट किया था? 1904 में फाइंड आउट किया था। उसके बाद जो है पहला जो फीफा वर्ल्ड कप साल 1904 में फाइंड आउट हो गया। पहला जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ था? फीफा वर्ल्ड कप पहला जो हुआ था वो 1930 में हुआ था, यूरुग्वे में हुआ था। यूरुग्वे भी कहाँ पे है आपका? यूरुग्वे भी आपका इधर ही है, साउथ अमेरिका में। ये रहा यूरुग्वे, ठीक है, ये यूरुग्वे है। तो यूरुग्वे के अंदर हुआ था और 1930 हुआ था पहला वर्ल्ड कप फीफा का। और कौन जीता था? यूरुग्वे ही जीता था, होम ग्राउंड के ऊपर यूरुग्वे विन करता है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा अब तक जो फीफा वर्ल्ड कप के जो टाइटल है वो किसके पास है? वो ब्राजील के पास है। कितनी बार जीत चुका है ब्राजील? 5 टाइम्स। ये भी पेपर में आ चुका है, पास पेपर में। फीफा वर्ल्ड कप अब तक सबसे ज्यादा ब्राजील ब्राजील जीता है। कितने जीता है? 5 टाइम्स, 5 वर्ल्ड कप जीत चुका है। और उसके बाद कौन जीता है आपका? अर्जेंटीना जीत चुका है। अब ये क्वेश्चन भी आएगा, पूछा जाएगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? ये 4 साल बाद होता है फीफा वर्ल्ड कप, 2026 कहाँ पे होगा? 2026 होगा कनाडा में, मेक्सिको में और यूएसए में। ये कनाडा, मेक्सिको, यूएसए सारे के सारे क्या है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है ये।
जी मुझे ये बताइएगा, यहां तक क्लियर है? अच्छा, आपको अंडरस्टैंड हो रहा है मेथड? ठीक है, आपको बताइएगा समझाने का, अंडरस्टैंड हो रहा है, चीजें क्लियर हो रही है मैप से? जी अब हम आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमने एक, चले थैंक यू। अच्छा अब हम आते हैं इसकी तरफ, आपके जो है ना अर्जेंटीना को देखिए, हम एक कंट्री शुरू करेंगे, हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो अर्जेंटीना के मुताबिक कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, जो कि बनता है पंपास प्लेन्स। पंपास प्लेन्स क्या है? प्लेन्स नहीं है, बेसिकली PLAINS प्लेन्स। जिस तरह हमारे मैदानी इलाके हैं, तो वहां पे भी एक मैदानी इलाका है बहुत बड़ा, पंपास प्लेन्स, जहां पे जो है, जो दुनिया की सबसे बड़ी चरागाह है, पंपास प्लेन्स। तो अर्जेंटीना, क्योंकि वहां पे जानवर बहुत ज्यादा है, इस हवाले से पंपास प्लेन के अंदर ही जो है ना उनके क्या होते हैं, जानवर वगैरह चरते हैं, उनकी बहुत बड़ी चरागाह है। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मीट प्रोड्यूसर भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है एनिमल्स हैं, और इस एरिया के अंदर चरागाह है सबसे बड़ी, पंपास प्लेन जो है। तो ये बहुत मशहूर है, इसको इसलिए कहा जाता है, इसको इसको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीट कहा जाता है। किसको? अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीट कहलाता है अर्जेंटीना। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पंपास प्लान के वाले से, वो पूछता है कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, हमारा अर्जेंटीना कंप्लीट है, अब हम आते हैं चिली की तरफ। तो चिली को अगर देखें, तो आपका ये रहा सारा चिली, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। मैं दूसरा वो कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी रेड है तो क्लियर नहीं होगा। ये देखिए, ये सारा चिली है, ये ये चिली है आपका। ठीक है। अब चिली और अर्जेंटीना का बॉर्डर आपस में मिलता है एक, तो पहली चीज आपका क्या हो गया। चिली का कैपिटल क्या है? चिली का कैपिटल सेंटियागो है, मैंने बताया था। इसका कैपिटल क्या है? सेंटियागो। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी पैसो है, पीसो कहा जाता है इसको। इसकी करेंसी क्या है? पीसो। इसका प्रेसिडेंट कौन है? देखिए ये कंट्रीज है, लिमिटेड है, तो इसलिए मैं इनके प्रेसिडेंट भी करा रहा हूँ, वरना इनकी करेंसीज और कैपिटल इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए जो है ना, जब हम आगे जाएंगे अफ्रीका और एशिया में सबसे ज्यादा ममालिक हैं, तो वहां पे हम वो करेंगे जो पेपर में मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो है ना, ये थोड़े से मैं बताता जाऊंगा किसका इंपॉर्टेंट है। इसका जो प्रेसिडेंट है वो गिब्राइल बोरेक फोंट इसका प्रेसिडेंट है। ये आप याद रखना, चाहे आपकी मर्जी, ना रखना चाहे कोई इशू नहीं है, अर्जेंटीना का आपने रखना है। उसके बाद यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है जो कि पास्ट पेपर में आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, ये आपको एक पॉइंट नजर आ रहा है, ये वाला। ये पॉइंट क्या है? वलप्रेसो बीच। वलप्रेसो बीच, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का, जो कि आ चुका है। जनरल नॉलेज का, वर्ल्ड अफेयर्स का क्वेश्चन है पास्ट पेपर में, कि वेलप्रासो बीच कौन से कंट्री में पाया जाता है? वेलप्रासो बीच जो है वो चिली में है। कहाँ पे है? चिली में। तो ये देखें, ये सारा चिली है, तो ये चिली के अंदर क्या है? वेलप्रासो बीच है ये। अच्छा, उसके बाद जो है अटकामा डेजर्ट। अटकामा डेजर्ट, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा ग्रीन, ये सॉरी ग्रीन नहीं, रेड। यहां से लेकर ये और ये वाला, ये सारा। अब एक मिनट होल्ड कीजिएगा। समटाइम पढ़ाते पढ़ाते खुश्की हो जाती है बहुत ज्यादा। अच्छा, अटकामा डेजर्ट की तरफ आते हैं। ये है अटकामा डेजर्ट जो मैंने सर्कल किया हुआ है। तो अटकामा डेजर्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अटकामा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में है? पहला क्वेश्चन, अटकामा डेजर्ट जो है वो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा डेजर्ट है, पहली चीज। दूसरा, ये कौन से कंट्री में है? ज्यादातर ये जो है ना, मोस्टली, ये देखिए, ये मोस्टली चिली के अंदर है। मोस्टली कहाँ पे है? चिली में है। ये मैं इसको दोबारा सर्कल करूं, तो मोस्टली ये बॉर्डर लाइंस नजर आ रही है, मोस्टली चिली में है। थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ में क्या है? पेरू के अंदर है। उसके बाद कुछ थोड़ा सा हिस्सा इसका बोलीविया में, ये बोलीविया है, ये पेरू है। पेरू के अंदर कुछ आ रहा है, बोलीविया में आ रहा है, और कुछ आ रहा है आपका कहाँ पे? अर्जेंटीना में। लेकिन ज्यादातर ये हिस्सा किस में आ रहा है आपका? ये ज्यादातर हिस्सा आ रहा है आपके अटकामा डेजर्ट का, किस में आ रहा है? चिली के अंदर आ रहा है। अब ये कितना एरिया कवर करता है? ये पूरा इन तीन चार ममालिक में तकरीबन 1,05,000 मुरब्बा किलोमीटर तक जो है ना, ये फैला हुआ है।
4 कंट्री, सबसे ज्यादा ये चिली में है। तो अगर ये पूछ ले पेपर में तो चिली का आपने करना है ऑप्शन। जी यहां तक क्लियर है? जी अब हम आते हैं थोड़ा सा पैराग्वाय की तरफ। पैराग्वाय जो है ये देखिएगा जी, पैराग्वाय की तरफ आते हैं। पैराग्वाय, अब ये रहा आपका पैराग्वाय, ये वाला, ठीक है, कौन सा, ये वाला पैराग्वाय है। तो पैराग्वाय जो है, सबसे पहली चीज, पैराग्वाय इसका कैपिटल क्या है? एसेंशियन है। एसेंशियन इसका कैपिटल है, यहाँ पे भी लिखा होगा एसेंशियन। और इसकी करेंसी क्या है? गुआरानी। गुआरानी, ऐसे याद, गोवा की रानी थी तो इसका क्या है? गुआरानी इसका कैपिटल है। और इसका प्रेसिडेंट क्या है? सेंटियागो पीनो इसका प्रेसिडेंट है। सेंटियागो पीनो इसका क्या है? प्रेसिडेंट है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, इसमें एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था लैंड लॉक कंट्रीज, आप टोटल 44 हैं। टोटल कितने हैं? 44 लैंड लॉक कंट्रीज हैं, जिनमें से 2 कहां पे है आपके? साउथ अमेरिका में। 2 कहां पे है? साउथ अमेरिका में। कौन कौन से हैं? एक तो आपका ये पैराग्वाय हो गया, साथ इसके देखिए ये कौन सा है? बोलीविया। अब ये 2 वहद मुल्क हैं जिनके साथ कहीं पे भी आप इसका क्या है? समंदर नहीं लगता। कहीं पे भी समंदर नहीं लगता, लेक्स बेशक हो बट समंदर कहीं पे नहीं लगता। तो इसलिए ये क्या है? ये दोनों के दोनों क्या है? ये लैंड लॉक कंट्रीज हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पैराग्वाय को। पैराग्वाय क्या है? ये लैंड लॉक कंट्री है। इस तरह इसके अंदर इनफ है। अब हम आ जाते हैं बोलीविया की तरफ। तो ये रहा बोलीविया। तो बोलीविया का जो कैपिटल है वो क्या है? लापाज है। बोलीविया के अंदर भी क्या रही? माउंटेन रेंज आ रही है। माउंटेन रेंज हम आगे, माउंटेन रेंज है ये वाली सारी जो रेड लंबी आ रही है। तो ये देखिए, ये बोलीविया में से भी आ रही है। तो बोलीविया में से गुजर रही है, इसको एंडीज माउंटेन रेंज कहा जाता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि ये बोलीविया में से भी गुजर रही है, तो बोलीविया के गुजरने की वजह से इसका जो ये लापाज कैपिटल है, ये पहाड़ी के ऊपर है, चोटी के ऊपर, यानी कि इन पहाड़ों में है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट कैपिटल कौन सा है? दुनिया का सबसे हाईएस्ट कैपिटल, जो कि फर्स्ट हाईएस्ट कहा जाता है, दुनिया का फर्स्ट हाईएस्ट कैपिटल कौन सा है? वो लापाज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो एंडीज माउंटेन रेंज है, ये दुनिया की सबसे बड़ी रेंज है, इसकी हाइट के ऊपर है कैपिटल, तो इसलिए हाईएस्ट कैपिटल इसको कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद इसकी करेंसी क्या है? बोलीवियन है इसकी। और इसका प्रेसिडेंट लोएस आर के काटाकोरा, लोएस आर काटाकोरा इसका क्या है? प्रेसिडेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, ये आप रखे ना रखें, मैंने वैसे बता दिया आपको। अच्छा, ये भी लैंड लॉक कंट्री है, मैंने जैसे आपको बताया, ये भी क्या है? लैंड लॉक कंट्री है। जी बताइएगा, यहां तक क्लियर है? उसके बाद ये आइएगा, मैंने यहां तक आपके कंट्रीज कौन से हो गए? अर्जेंटीना, सॉरी, आपका अर्जेंटीना हो गया, आपका चिली हो गया, पैराग्वे हो गया, बोलीविया हो गया। हम ये तरतीब से चल रहे हैं, जैसे मैं टिक करता जा रहा हूं। उसके बाद हम आ जाएंगे ये वाला हिस्सा, परु। ये क्या आपका परु है। मैंने उधर इसलिए बता दिया आपको, कैपिटल करेंसी आपका एक मैप है पड़ा, क्योंकि यहाँ पे शेडेड ज्यादा है, इसलिए आपको अगर अंडरस्टैंड ना हो तो ऊपर जो स्लाइड में मैप है वहां से आप देख लीजिएगा इसके कैपिटल और करेंसीज। तो यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। अब परु जो है, परु का जो कैपिटल है ये इंपॉर्टेंट है, लीमा डिस्ट्रिक्ट। लीमा से लम्हा डिस्ट्रिक्ट आपने पढ़ा होगा, जो सैके है, उब्बा, लम्हा, पचात पुआ जो होता है, ठीक है, यानी कि नॉर्थ साउथ, तो उससे याद कर ले, लम्हा डिस्ट्रिक्ट यानी कि लीमा डिस्ट्रिक्ट है इसका। इसका कैपिटल लीमा डिस्ट्रिक्ट है, इसकी करेंसी सोल है। और इसका जो प्रेसिडेंट है वो डीना बोलोरेट है। ये याद रखे ना रखें आपकी मर्जी है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पास्ट पेपर में पूछा गया है। एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है यहाँ पे जो कि बड़ी मशहूर है, आप सर्च कीजिएगा। परु के अंदर, ये परु है, परु के अंदर एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जिसका नाम क्या है? विको पीको। विको पीको हिस्टोरिकल बिल्डिंग पूछा गया क्वेश्चन पास्ट पेपर में कि विको पीको हिस्टोरिकल बिल्डिंग कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है? साउथ अमेरिका। कौन से कंट्री में है? परु के अंदर। ये परु वाला पूछा गया है, ठीक है। कौन से उसके अंदर है?
कंट्री के अंदर है, पेरू के अंदर है। अब पेरू के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखिए, ये एक आपको पॉइंट नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं इसको, ये मजीद, ये देखिएगा, ये पॉइंट आपको ये नीला नजर आ रहा है, डॉट। अब देखिए, इधर आपका क्या है, बोलीविया कंट्री, इधर क्या है, पेरू। अब दरमियान में एक बॉर्डर लाइन है इन दोनों के दरमियान में, तो यहाँ पे एक नीला डॉट है। ये नीली जो आपको शेडेड एरिया दिखा रहा है, बेसिकली ये क्या है, ये लेक टिटिकाका है। अब पूछता है क्वेश्चन के लेक टिटिकाका जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका में, और ज्यादातर ये किसके अंदर है, ये पेरू के अंदर। अगर पूछ ले कौन से कंट्री में है तो आप पेरू का आंसर करेंगे, नहीं तो पूछेगा कि लेक टिटिकाका वो कौन सी लेक है जो कि बोलीविया और पेरू के बॉर्डर के ऊपर है, क्योंकि कुछ पेरू में भी है, कुछ बोलीविया में भी है। तो बोलीविया और पेरू के बॉर्डर के ऊपर जो लेक है वो कौन सी है, लेक टिटिकाका है। लेक टिटिकाका है। जी म्यूट कीजिएगा अपने आप को। उसके बाद अब लेक टिटिकाका जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बेसिकली लेक टिटिकाका इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो है एंडीज माउंटेन रेंज गुजर रही है, तो एंडीज के ऊपर ही है, साथ ही है पहाड़ों में। तो ये इसलिए क्या है, ये पहाड़ों की चोटी के ऊपर है, तो इस वजह से क्या होगी, हाईएस्ट लेक भी इसको कहा जाता है। लेक टिटिकाका क्या है, दुनिया की हाईएस्ट लेक कहा जाता है लेक टिटिकाका को, ये वाली जो है लेक टिटिकाका दुनिया की क्या कहलाती है, हाईएस्ट लेक कहलाती है ऑफ द वर्ल्ड। ये किसे कहा जाता है, लेक टिटिकाका को। इसकी कितनी हाइट है, सतह समंदर से 3810 मीटर है, जिनके 3810 मीटर जो है ना इसकी हाइट है सी लेवल से। इसको इसलिए क्या कहा जाता है, वर्ल्ड हाईएस्ट लेक, क्योंकि एंडीज माउंटेन रेंज के अंदर है। इसके अलावा ये बता दिया मैंने, पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे है, मोस्टली जो है ना ये पेरू में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद है इक्वेडोर। इक्वेडोर की तरफ आते हैं हम। इक्वेडोर क्या है, ये मैंने आपसे ये देखिए मैंने बताया था इक्वेडोर। तो ये रहा इक्वेडोर, ये वाला पेरू से ऊपर, ये पेरू भी हो गया, इक्वेडोर। अब इक्वेडोर से क्या है, इक्वेडोर से आप एक तो ये माइंड में रखिए कि इसका कैपिटल क्योटो है, और ये दुनिया का दूसरा हाईएस्ट कैपिटल है। पहला कौन सा था, पहला आपका लापाज है, वो भी साउथ अमेरिका में है। वो पूछ सकता है दुनिया का दूसरा बड़ा हाईएस्ट कैपिटल कौन सा है, क्योटो। क्योटो क्या है, किसका, एक्वाडोर का। ये कहाँ पे, ये भी साउथ अमेरिका के अंदर है, ये भी एंडीज माउंटेन रेंज में है। इसकी करेंसी डॉलर है, और इसके प्रेसिडेंट का नाम गुल गुल गिलमो गिलर्मो लेसो। गिलर्मो लेसो इसका क्या है, प्रेसिडेंट है। इसके बाद इसकी इक्वेटर लाइन जो है वो किस में से गुजर रही है, इक्वेटर लाइन, ये देखिएगा, इसमें से इक्वेटर लाइन भी गुजरती है। हमने कहा था पढ़ेंगे जहां से लाइन अमेरिका के कितने कंट्रीज में से गुजरती है। शुरू में मैंने बताया था 13 मुमालिक में से इक्वेटर लाइन गुजरती है दुनिया के, जिनमें से 3 कहां पे है, 3 जो है वो कंट्री साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो भी हम अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या, ये देखिए, ये इक्वेटर लाइन जा रही है रेड, ये मैंने लगाई हुई है। तो इक्वेटर लाइन किस में से जा रही है, इक्वेडोर में से गुजर रही है। उसके बाद साथ ही ऊपर कोलंबिया में से गुजर रही है थोड़ी सी, और आगे सारी किस में जा रही है, ब्राजील में। तो इक्वेटर लाइन क्या है, इन 3 मुल्कों में से गुजरती है, किस में से, इक्वेडोर में से, कोलंबिया में से, और ब्राजील में से। तो इक्वेटर लाइन इन 3 में से गुजर रही है कंट्रीज में से। उसके बाद इक्वेडोर की थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंस और भी देख लेते हैं। आपने नाम सुना होगा जूलियन असेंज का, जूलियन असेंज। जूलियन असेंज बेसिकली कौन था, जो विकी लीग का फाउंडर था। आपने सुना होगा विकी लीग 2006 के अंदर एक विकी लीग आई थी, जिसमें जो है सीक्रेट्स जो है, कॉन्फिडेंशियल कुछ टॉक्स थी जो कि दुनिया के सामने रखी गई थी। ये बेसिकली यूके और अमेरिका के दरमियान थी, जो कि अफगानिस्तान के हवाले से भी थी, इराक के हवाले से भी थी। जो कॉन्फिडेंशियल कन्वर्सेशन थी उसको लीक आउट किया गया था, डॉक्यूमेंट्स थे। ये किसने किए थे, जूलियन असेंज ने किए थे। तो पूछता है क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ द विकी लीक्स। विकी लीग का फाउंडर कौन था, जूलियन असेंज था। ये बेसिकली क्या था, ये शहरी था, सिटीजनशिप थी इसके पास, किसकी, इक्वेडोर की।
इक्वेडोर की क्या थी, सिटीजनशिप थी इसके पास। तो इसलिए जो है ना ये क्या है, जूलियन असेंज जिसको विकिलीक्स का फाउंडर कहा जाता है। अब बेसिकली जो है ये कहां से था, बेसिकली जो है ये ऑस्ट्रेलियन था, बेसिकली ऑस्ट्रेलियन था। और उसके बाद इसका केस चलता रहा, अमेरिका अपने पास ले गया, फिर ब्रिटिश ले आया अपने पास। अभी 2024 के अंदर, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 2024 के अंदर वो कौन सा है विकिलीक्स का फाउंडर जिसको रिसेंटली बेल आउट किया गया है, उसकी सजा खत्म की गई है, उसको जेल से रिहा किया गया है, वो जूलियन असेंज है। 2024 में ब्रिटिश कोर्ट ने इसको रिलीज कर दिया, आजाद कर दिया। जी बताएगा, यहां तक ओके है? जब थक जाए बताइएगा, अभी चल रहे हैं हम, ठीक है? कंटिन्यू करें, ये करते हैं आज, हम इसको पूरा करते हैं इंशाल्लाह। 15-20 मिनट बल्कि ज्यादा लगेंगे, आधा घंटा और लगेगा, तो हम कोशिश करते हैं इसको। या अगर आप थक जाए तो दो हिस्सों में, अभी हमारे कितने हुए हैं तकरीबन कंट्री, 1 2 3 4, थक गए हैं 5। अच्छा ये अभी चलने दें, ये कुछ कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपका जो है नींद आ जाती है, थोड़ा एक्टिव हुआ करें। अब आपकी क्लास जो है ना थोड़ी सी वो होगी, हम टाइम ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं। चले 15-1 मिनट और करते हैं, हम 15 मिनट और कर लेते हैं, आप एक्टिव रहें, फिर बाकी हम कल इसका पार्ट कर लेंगे, दूसरा हिस्सा। अच्छा आइएगा, अब हम आ जाते हैं कोलंबिया पे। कोलंबिया क्या है, देखिए कंट्रीज आ गए, अर्जेंटीना, चिली, पैराग्वे, बोलीविया, उसके बाद पेरू, इक्वेडोर। अब ये आपका आ गया, ये कोलंबिया, ये कोलंबिया आ गया है। तो ये कोलंबिया है आपका, इसको हम जी, अब ये जो है ना कोलंबिया है, कोलंबिया को हम देख रहे हैं। कोलंबिया जो है, इसका कैपिटल क्या है, सबसे पहले कोलंबिया का कैपिटल बोगोटा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कीजिएगा, बोगोटा। और इसकी करेंसी क्या है, पेसो है। इसकी करेंसी जो है पेसो है। और इसका प्रेसिडेंट जो है वो गोस्टेवो पेट्रो है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। इसका कैपिटल, इसको सॉरी, प्रेसिडेंट क्या है, गुस्टेवो पेट्रो इसका क्या है, प्रेसिडेंट है। ये आप याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसके अलावा कोलंबिया जो है, इसका नाम किसके नाम के ऊपर रखा गया था, कोलंबस के। हम ये पढ़ेंगे अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर। कोलंबस बेसिकली अमेरिका जो है, चाहे नॉर्थ अमेरिका है चाहे साउथ अमेरिका है, ये किसने दरियाफ्त किए थे, कोलंबस ने किए थे। तो इस वजह से इसको ऑनर करने के लिए एक मुल्क का नाम बकायदा इसी के नाम के ऊपर रखा गया, कोलंबस के नाम के ऊपर, जिसको क्या कहा जाता है, कोलंबिया कहा जाता है। ठीक है, कोलंबिया। इक्वेटर लाइन इसमें से भी गुजर रही है, मैंने बताया आपको अभी कि इक्वेटर लाइन एक गुजर रही है आपके इक्वेडोर में से, दूसरी गुजर रही है, ये देखिए ये बॉर्डर लाइन है ना, ये बोलीविया की, तो बोलीविया में से भी गुजर रही है। ये इक्वेटर लाइन इसमें से भी गुजरती है। अब हम आते हैं वेनेजुएला की तरफ। वेनेजुएला क्या है, वेनेजुएला, वेनेजुएला आपका खड़ा है यहाँ पे, ये देखिए, ये है वेनेजुएला, ये ये वेनेजुएला है, ठीक है, ये वेनेजुएला है। इसका कैपिटल क्या है, क्राकस, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला, इसका कैपिटल क्या है, क्राकस है। और इसकी करेंसी क्या है, बोलीवार है, इसकी करेंसी बोलीवार है। और इसका प्रेसिडेंट क्या है, निकोलस मदुरो, ये इंपॉर्टेंट है। इसका प्रेसिडेंट कौन है, निकोलस मदुरो, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, निकोलस मदुरो। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सी है, कि दुनिया का, हाँ ये भी देख लो, ये बेसिकली किसमें है, कैंप, इसलिए दुनिया का इसके अंदर क्या है, दुनिया के सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व किसके पास है, दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व, सॉरी फॉर दैट, खुशकी की वजह से जो है ना बोला भी नहीं जा रहा। तो चलो वेनेजुएला करते हैं, फिर इसको देखते हैं, स्टॉप करते हैं। अच्छा, दुनिया के जो वर्ल्ड लार्जेस्ट जो ऑयल रिजर्व्स हैं, सबसे ज्यादा किसके पास है, इस वेनेजुएला के पास है। लेकिन ये इसको यूटिलाइज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पाबंदी है। किसने लगाई हुई है, अमेरिका ने लगाई हुई है। क्यों, क्योंकि ये रशियन कैंप है।
इसलिए जो है ना इसके ऊपर पाबंदी लगे, ये निकाल नहीं सकता। चले करते हैं। अच्छा, तो ये क्या है, इसके ऊपर पाबंदी की वजह से ये निकाल नहीं सकता, इसलिए पूछता है दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व कौन से मुल्क में है? वेनेजुएला में है। लेकिन प्रोड्यूसर इस टाइम कौन सा है? वो अमेरिका है सबसे ज्यादा। अच्छा, उसके बाद एक और चीज, यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी है जो कि पूछा गया है। वो ये है कि लेक माराकैबो, लेक जो मैराकैबो है ये कौन से कॉन्टिनेंट, ये कौन से कंट्री में है? लेक मैराकैबो ये नॉर्थ वेस्टर्न वेनेजुएला, यानी कि वेनेजुएला के अंदर। ये लेक मैराकैबो जो है कहाँ पे है? वेनेजुएला में है ये। ठीक है, वेनेजुएला में। ये देखिए, ये कड़ी है, ये लेक मैराकैबो, ये वाला अगर आप देखें तो ये दो लेक्स हैं जो कि साउथ अमेरिका में है। एक लेक टिटिका का, दूसरी क्या है? लेक जो है मैराकैबो है, लेक मैराकैबो है। ये दो जो है ये क्या है? इस साउथ अमेरिका के अंदर। आगे आते हैं, यहाँ के जी बताइएगा, अंडरस्टैंड। जी सर। सर आपने इस्तमस पनामा के बारे में नहीं बताया, थोड़ा सा वो बता दे, कोलंबिया के साथ अटैच हो रही है। एस्तमस पनामा, ये उसको छोड़ दें, ये पढ़ेंगे, ये एस्तमस भी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, हम आएंगे उधर। इसके बाद हमने इधर ही आना है, एस्तमस पनामा में ही है। पनामा बेसिकली मैंने आपको बताया, मस्त ना, वो एक तंग पट्टी होती है, ये असल में इस कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं आती ना, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। ये आती है नॉर्थ अमेरिका में, ये हम नॉर्थ अमेरिका में पढ़ेंगे, इसलिए तो मैं आपको ये नहीं करा रहा। वैसे मैं अस्तमस बता देता हूँ, अस्तमस बेसिकली क्या होती है, एक मिनट। जी, अस्तमस बेसिकली क्या चीज है, मैंने बताया था, अस्तमस जमीन की वो तंग पट्टी होती है जो दो जमीन के बड़े खित्तों को मिलाती है। अब ये देखना, ये इधर से इसको मिला रही है, किसको? कोलंबिया को या कॉन्टिनेंट को। पीछे से एक और कंट्रीज है उनको मिला रही है, कैरिबियन कंट्रीज जिनको कहा जाता है, या सेंट्रल अमेरिकन स्टेट, सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स को मिला रही है। तो इसलिए जो क्या है, ये तंग पट्टी है जमीन की जो कि दो बड़े खुश्की के हिस्सों को मिला रही है और दो पानी के बड़े टुकड़ों को अलग कर रही है। ये की अस्तमस है, ये हम पढ़ेंगे आगे उसमें। ठीक है, कल हम जो कॉन्टिनेंट है हम उसको देख रहे हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, हाँ जी, सही है, समझ आ गई है। ओके, चले अब हम आते हैं इसकी तरफ। अच्छा, ये क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये रिचेस्ट, वर्ल्ड रिचेस्ट लेक भी इसको कहा जाता है। इसको वर्ल्ड रिचेस्ट लेक भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग जो पेट्रोलियम रीजन है ये यहीं पे है, इसी लेक के अंदर। लेक मैराकैबो के अंदर सबसे ज्यादा ऑयल के रिजर्व इनके इस लेक के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं एंजल फॉल, वेनेजुएला। अभी हम वेनेजुएला पढ़ रहे हैं, तो वेनेजुएला के अंदर एक और चीज है, क्योंकि यहाँ पे एंडीज जो रेंज है, जो कि माउंटेन रेंज है, वो यहाँ से भी गुजर रही है वेनेजुएला में से। तो क्योंकि हमने बताया एंडीज माउंटेन रेंज जो है दुनिया की वो पहली बड़ी माउंटेन रेंज है और हाईएस्ट भी है। इस वजह से यहाँ से जो गुजरने की वजह से यहाँ पे एक वाटरफॉल होता है, ऊपर से पानी, यानी कि पहाड़ों के ऊपर से जो पानी एकदम से नीचे गुजरता है, गिरता है, ड्रॉप होता है पानी नीचे, तो एक फॉल बनती है। इसको क्या कहा जाता है? वाटरफॉल कहा जाता है, यानी कि पानी हाइट से नीचे गिर रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है? वाटरफॉल। तो यहाँ पे दुनिया की हाईएस्ट वाटरफॉल है, कहाँ पे? वेनेजुएला के अंदर, जो कि क्या कहलाती है? एंजल फॉल जिसको कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा, पेपर में पूछा जाता है। एंजल फॉल दुनिया की हाईएस्ट वाटरफॉल है, और ये कितने हाइट के ऊपर है? ये इसकी जो हाइट है, ऊपर जो टॉप से इसका जो यानी कि जहां से पानी शुरू होता है, तो वहां से लेकर नीचे तक कितने? 979 मीटर ये वाटरफॉल हाइट है इसकी, 979 मीटर है। और ये कहाँ पे है? वेनेजुएला के अंदर है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी पूछा गया पेपर में, जो पानी ऊपर से गिरता है उसका लॉन्गेस्ट ड्रॉप कितने हैं? ऊपर से जो पानी आ रहा है नीचे आके जहां पर गिरता है, तो हाई लॉन्गेस्ट ड्रॉप यानी कि कितना मीटर कवर करके जो है ना ड्रॉप गिरता है,
807 मीटर लॉन्गेस्ट ड्रॉप का। अगर पूछे लॉन्गेस्ट ड्रॉप तो 860 मीटर, अगर पूछे उसकी हाइट तो 979 मीटर है वाटरफॉल की। क्लियर है यहां तक? यस सर, क्लियर बताइएगा जहां क्लियर है तक सर। करें, क्लोज करें। मैं सर ये ठीक ओके। जी सर, ओके। अब मुझे बताइए अंडरस्टैंड हो गया है मैप के ऊपर? कोई इशू तो नहीं रहा? नो सर। अच्छा, मैं एक और चीज भी कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह। मेरा एक है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर कोटा दूं है, जो हम 6 को सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं पीएमएस मिनिस्ट्रियल का, तो उसको जो है एंगेज करने का मैं उनसे राब्ते में हूँ। अगर उनसे हो जाता है तो मैं चाह रहा हूँ कि जो उसका हम सेमिनार एक करेंगे, जो 6 को भी क्लास भी होगी, सेमिनार भी होगा, तो उसमें मैं कोशिश है कि उनको इनवाइट करूँ। वो और कुछ नहीं, को हमें वो फीडबैक दे पीएमएस मिनिस्ट्रियल के हवाले से, बताएं कि पेपर पैटर्न किस तरह होता है, आपको कोई आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उस हवाले से भी वो आपको शायद आंसर करें। तो मेरी उनसे कोशिश है कि वो पीएमएस जो मिनिस्ट्रियल 2018 था उसके जरिए वो सिलेक्ट होके आए हैं। तो मेरी है उनसे कोशिश कि मैं उनको ऑन बोर्ड लेके आऊँ आपके साथ डिस्कशन में। जो ही हुआ तो मैं उनके साथ आपके साथ इंशाल्लाह उनकी मीटिंग पहला जो 6 को स्टार्ट होगा उसमें ही करवाऊंगा इंशाल्लाह।